ठीक है टीम, हम लाई हैं। एक झंडे वाला इमोजी भेजिए ताकि हमें पता चले कि आप कहां से जुड़ रहे हैं। मैं माइकल टर्नर हूं, कोड का सीईओ। दुनिया में आप कहीं से भी जुड़ रहे हो, आपका स्वागत है। चाहे ये आपका पहला कोड लाइव हो या 20वां। हम चाहते हैं कि आप सच में इस पल में पूरी तरह से यहां मौजूद है। मुझे याद है करीब 15 साल पहले मैं न्यूयॉर्क में डैनियल म्यूलर के साथ घूम रहा था, जो हमारे चीफ कोलैबोरेशन ऑफिसर हैं। और हम बात कर रहे थे कैसे उस बिजनेस को नया रूप दिया जाए जिसमें हम शामिल थे। और हम एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी पर थे, इस दुनिया के अजूबे को देख रहे थे। और मैं लगातार डैनियल से बातें करता रहा, सवाल पूछता रहा और टिप्पणियां करता रहा। आखिरकार डैनियल ने कहा, माइकल रुको, अभी यहीं रहो। और उस वाक्य ने मुझे वो मेरे लिए एक आहा पल था। उसने मुझे वहीं रुक जाने पर मजबूर कर दिया। और मैं उस वाक्य के बारे में अक्सर सोचता हूं, चाहे मैं खास लोगों के साथ हूं या खास परिस्थितियों में। और जब ध्यान भटकने या कुछ और सोचने का मौका होता है, मैं खुद से कहता हूं, माइकल अभी यहीं रहो। और मैं आपको भी यही करने के लिए आमंत्रित करता हूं, अभी यही रहो। क्योंकि ये कॉल्स कोई बैकग्राउंड शोर रहे हैं। ये वो चीजें नहीं है जिन्हें हम आधा अधूरा सुनते हैं जब हम ईमेल करते हैं या कुछ और करते हैं। दोस्तों, यही वो जगह है जहां हम खुद को रीसेट करके, यही वो जगह है जहां हम खुद को फिर से स्थिर करते हैं। यही वो जगह है जहां हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम सिर्फ व्यस्त नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसा बना रहे हैं जो सच में फर्क लाता है। क्या आपको रोलर स्केट्स पर ऑक्टोपस की उपमा याद है? बहुत सारी हलचल है लेकिन ज्यादा आगे बढ़ना नहीं हो रहा। ये हमारा मौका है ये सुनिश्चित करने का कि हमारी हलचल मायने रखती है और हमें सही दिशा में ले जा रही है। हम समय के एक शक्तिशाली मोड़ पर हैं। नया साल 2026, ये एक नया अध्याय है जब हम आगे बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हैं और ऐसी आदतें बनाते या मजबूत करते हैं जो हमें सफलता हासिल करने देती हैं। अब ये कोई दिखावा या उम्मीद नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। हम रणनीति और क्रियान्वयन की बात करते हैं। हम एक ऐसा व्यक्तिगत और वित्तीय विकास मंच है जो सच में नतीजों में बदलता है। हम ऐसे लोगों का समुदाय हैं जो सिर्फ विकास की बातें नहीं करते बल्कि उसे जीते हैं। और अगर आप अभी यहां हैं तो हमारे समूह में आपका स्वागत है। अब जब हम 2026 में दुनिया पर कब्जा करने की बात करते हैं तो ये अहंकार, विजन बोर्ड्स या सिर्फ शोर शराबे के बारे में नहीं है। ये महारत हासिल करने के बारे में है। सोचने में महारत, आदतों में, समय में महान, उन सिस्टम्स में महारत जिनसे आप जुड़े हैं। क्योंकि वे लोग जो अपनी दुनिया को नियंत्रित करते हैं, वे हैं जो साफ साफ सोचते हैं, लंबी दौड़ का खेल खेलते हैं और समझते हैं कि प्रभाव, लाभ, निरंतरता और नेटवर्किंग असल में कैसे काम करते हैं। तो 2026 के लिए सवाल सीधा है, क्या आप जानबूझकर काम करेंगे या सिर्फ प्रतिक्रिया देंगे? अब मैं आज के मेहमान को लेकर सच में उत्साहित हूं। कुछ लोग आपको एक पल के लिए प्रेरित करते हैं, कुछ लोग आपका मनोरंजन करते हैं और कुछ लोग सच में आपके देखने का नजरिया बदल देते हैं। हमारे सह प्रशिक्षक पूरी तरह से तीसरी श्रेणी में आते हैं और आज के सह प्रशिक्षक बैड बिल्कुल यही करते हैं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो इतिहास, शक्ति प्रणालियों और मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं, प्रेरणादायक मीम के नजरिए से नहीं बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से। वो समझते हैं कि महान विचारकों, निर्माताओं और नेताओं ने दुनिया को कैसे आकार दिया है। और इससे भी ज्यादा जरूरी, ये सिद्धांत अभी के माहौल में जिसमें हम काम कर रहे हैं कैसे लागू होते हैं। तो आज वो यहां है ताकि हमें 2026 में अपनाई जाने वाली कुछ ऐसी क्षमताओं के बारे में अलग तरह से सोचने में मदद कर सके जो हमें जानबूझकर अपनी स्थिति तय करने का मौका दे, उस भविष्य के लिए जो हम चाहते हैं। तो मेरी आपसे एक सीधी सी गुजारिश है, सारी ध्यान भटकाने वाली चीजें दूर रख दे, उपस्थित रहे। अब यहां रहो, सुनना, नोट ले दो। केवल जानकारी के लिए नहीं बल्कि अंतर्दृष्टि के लिए नहीं, क्योंकि एक विचार को लगातार लागू करने से पूरे वर्ष की दिशा बदल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इस बातचीत के लिए उत्साहित हूं। मुझे पता है कि इससे हमारे समुदाय को वास्तविक लाभ मिलेगा। तो कृपया कोड में आपका फिर से स्वागत करने में मेरी मदद करें। सी बेन विल्सन, वेन अब आपकी बाल्ले। धन्यवाद माइकल और हेलो कोड। आपके साथ फिर से होना अच्छा लगना है। जो लोग मेरी ट्रेनिंग में अभी तक नहीं आए हैं, मेरा नाम बेन विल्सन है। मैं हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड नामक पॉडकास्ट का होस्ट हूं, जो इतिहास के सबसे महान नेताओं के जीवन पर केंद्रित है और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। और आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो मुझे लगता है कि आपके और कोड में आपके काम के लिए बहुत प्रासंगिक होगा, और वो है नेटवर्किंग। और मैं इसके बारे में उस संदर्भ में बात करना चाहता हूं जिसमें एक व्यक्ति है जिसे मैं हाल ही में पढ़ रहा हूं, और उसका नाम है एंड्रयू कार्नेगी।
एंड्रयू कार्नेगी ने मूल रूप से आधुनिक स्टील उद्योग की नींव रखी थी और एक समय के लिए वे धरती के सबसे अमीर व्यक्ति थे। वे 1800 के अंत और 1900 की शुरुआत में जीवित थे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में एक गरीब स्कॉटिश प्रवासी थे जिन्होंने अपनी मेहनत से अविश्वसनीय अद्भुत सफलता हासिल की। और जो बात मुझे सबसे दिलचस्प लगती है वो ये है कि कार्नेगी एक पार्ट टाइम अरबपति थे। ठीक है, मुझे इसे दोहराने दीजिए, एक पार्ट टाइम अरबपति। उन्होंने पार्ट टाइम काम करते हुए अरबपति का दर्जा हासिल किया, कभी कभी तो दिन में केवल 2 घंटे काम करके भी। ठीक है, और न सिर्फ अरबपति बल्कि धरती के सबसे अमीर इंसान। ठीक है, कैसे कोई व्यक्ति पार्ट टाइम काम करते हुए धरती का सबसे अमीर इंसान कैसे बन सकता है? मुझे यह बात बहुत बहुत दिलचस्प बनी और इसका जवाब मूल रूप से यह है कि वे नेटवर्किंग के उस्ताद थे। आपने शायद यह वाक्य सुना होगा कि आपकी संपत्ति का मूल्य आपके नेटवर्क के मूल्य के बराबर होता है, और यह निश्चित रूप से सच है। यह एंड्रयू कार्नेगी के लिए भी सच था। उनके पास दुनिया का सबसे मूल्यवान नेटवर्क था। वो अविश्वसनीय नेटवर्कर थे और इसी वजह से उनके पास दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति थी। वो धरती के सबसे अमीर इंसान बन गए। तो इस तरह आप पार्ट टाइम अरबपति बन सकते हैं। आपके पास सही नेटवर्क होना चाहिए, सही लोग जिन्हें आप काम पर रख सकें, ऐसे कर्मचारी जो आपके व्यवसाय की देखरेख करें, सही लोग जिनके साथ आप सौदे कर सकें और सही लोग जिनसे आप सलाह ले सकें। तो मैंने एंड्रयू कार्नेगी से नेटवर्किंग के बारे में जो सीखा उस पर यह ट्रेनिंग तैयार की है। ये नियम सबसे बुनियादी से शुरू होंगे जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी नेटवर्किंग की यात्रा कैसे शुरू करें और फिर सबसे उन्नत तक जाएंगे। तो शुरुआती नियम वही हैं जिनसे आपको शुरुआत करनी चाहिए, और फिर जैसे जैसे आप एक नेटवर्कर के रूप में आगे बढ़ते हैं आप और भी उन्नत नियमों की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1, पहला नियम। एंड्रयू कार्नेगी के अनुसार नेटवर्किंग का पहला नियम है प्रभावशाली काम करें। उनकी आत्मकथा में से एक उदाहरण जो मुझे बहुत पसंद है, उसमें उन्होंने कहा, हर किसी का महान उद्देश्य यह होना चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारियों के दायरे से बाहर कुछ ऐसा करे जो उसके ऊपर वालों का ध्यान आकर्षित करे। ठीक है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा विचार है। अपनी जिम्मेदारियों के दायरे से बाहर कुछ करो। ठीक है, कुछ ऐसा अद्भुत करो जो ध्यान आकर्षित करे। उन लोगों का ध्यान जिनका ध्यान आप चाहते हैं या जो आपसे ऊपर है, चाहे वो किसी भी पदानुक्रम के संदर्भ में हो, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको नौकरी देता है, या कोई जो आपसे ज्यादा सफल है, या कोई जो उस जगह है जहां पहुंचना चाहते हैं, है ना? ऐसा कुछ करो जो उनका ध्यान आकर्षित करे। सिलिकॉन वैली के उद्यमी और वेंचर कैपिटलिस्ट नवाल रविकांत, आपने शायद सुना होगा कि लोग उन्हें सिर्फ नवाल भी कहते हैं, है ना? नवाल एक बेहतरीन उद्यमी है और उनके पास भी इस बारे में एक उदाहरण है। वो कहते हैं, जाओ और कुछ महान करो और तुम्हारा नेटवर्क तुरंत उभर आएगा। अगर तुम एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाते हो या अगर तुम्हारे पास अच्छे ग्राहक हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें यह मिल जाएगा। ठीक है, मुझे यह बहुत पसंद है। कुछ शानदार करो और तुम्हारा नेटवर्क तुरंत उभर आएगा। सब कुछ यहीं से शुरू होगा। और भी तरीके हैं और हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अब तक का सबसे अच्छा तरीका, सबसे जरूरी बात, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हो, तो अपने नेटवर्किंग की शुरुआत कुछ वाकई प्रभावशाली करके करें। तो मान लो तुम्हें कुछ लोगों के साथ नेटवर्किंग करनी है और ठीक है, कोई है जिसे तुम बहुत प्रभावशाली मानते हो और जिससे तुम जुड़ना चाहते हो, जो शायद तुम्हारे आसपास रहता है या उसने वो हासिल किया है जो तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कैसे, और तुम देखना चाहते हो कि उसने ये कैसे किया, और तुम इस व्यक्ति से कोर्ट पे जुड़ना चाहते हो। ठीक है, तुम्हें इसमें दिक्कत हो रही है। तुम उनसे सीधा मीटिंग के लिए कह सकते हो, और ये कोई बुरी रणनीति नहीं है सच कहें तो, लेकिन शायद ये सबसे बेहतर तरीका नहीं है। तो तुम उनसे मीटिंग के लिए कह सकते हो। तुम किसी से कह सकते हो कि वो तुम्हारा परिचय कराए, और हो सकता है ये तरीका सफल है, और अगर ये सफल भी हो जाए तो भी हो सकता है वो तुम्हारी बात सुने, वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, या शायद ना भी करें। हो सकता है वो तुम्हारे लिए हर संभव मदद करने के लिए बहुत प्रेरित हो, या शायद ना हो। ठीक है, तो एक रणनीति यह है कि बस मीटिंग के लिए कह लो, या फिर तुम हजारों कोल्ड कॉल्स और कोल्ड कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो और हर एक कॉल का नतीजा लिख सकते हो, और फिर उन नतीजों की एक रिपोर्ट तैयार करके उसे कोर्ट के भीतर बांट सकते हैं, ताकि लोग देख सकें, अरे अगर आप 1000 लोगों से संपर्क करते हो तो ये नतीजे ऐसे दिखते, इतने लोग आपको मना कर देते हैं, इतने लोग दूसरी मीटिंग के लिए तैयार होते हैं, इतने लोग तीसरी मीटिंग के लिए तैयार होते हैं, इतने लोग कन्वर्ट हो जाके, इतने लोग छोड़ देते हैं। यह है वजह कि वे लोग क्यों छोड़ते हैं, यह है वजह कि वे लोग मुझे क्यों मना कर देते हैं। आप इस पर एक शानदार रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं कि जब आप 1000 लोगों से संपर्क करते हैं और कोर्ट के लिए पिच करते हैं तो क्या होता है ना?
और अगर आपने ये रिपोर्ट बनाई और कोड में हर जगह बांट दी और कहा देखिए ये होता है, ये आप उम्मीद कर सकते हैं, यहां बताया गया है कि आप सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं, ये चीजें काम आई, ये नहीं है, आपको उस व्यक्ति से मिलने के लिए बातचीत की मांग भी नहीं करनी पड़ेगी जिससे आप मिलना चाहते थे। वे खुद आपसे मिलना चाहेंगे। वे इस रिपोर्ट के बारे में और जानना चाहेंगे जो आपने तैयार की है। अब मैं कोड को काफी अच्छी तरह जानता हूं। आप जानते हैं मैं जमीन कहां हूं। मैं आप में से कई लोगों से मिल चुका हूं, लेकिन मुझे बिजनेस के बारे में सब कुछ नहीं पता, तो इसे थोड़ा हल्के में लें। शायद जो मैंने अभी सुझाया है वो सबसे अच्छा विकल्प ना हो, लेकिन कुछ इसी तरह की चीज है ना। आप कोई ऐसा प्रभावशाली काम करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया और वही आपके लिए बोलता है। ठीक है, तो ये बस एक विचार है कि आप कुछ प्रभावशाली क्या कर सकते हैं, लेकिन शानदार नेटवर्किंग की शुरुआत शानदार काम से होती है। ये वहीं खत्म नहीं होगी, आपको नेटवर्किंग भी करनी होती है, लेकिन शुरुआत शानदार काम से होती है। अब मैंने कहा था कि एंड्रू कार्नेगी एक पार्ट टाइम अरबपति थे, लेकिन उन्होंने शुरुआत ऐसे नहीं की थी। उन्होंने शुरुआत में पार्ट टाइम काम नहीं किया था। उन्होंने शुरुआत बाल श्रमिक के रूप में की थी, एक हार्ट्यू में, और फिर वे मैसेंजर बॉय बने, फिर टेलीग्राफ ऑपरेटर, फिर असिस्टेंट, फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव और आखिरकार बिजनेस के मालिक और एक बड़ी स्टील कंपनी के मालिक बन गए। लेकिन उन्होंने शुरुआत ऐसे नहीं की थी। शुरुआत में उन्हें प्रभावशाली काम करना पड़ा था। वो होशियार थे, सतर्क थे, बारीकियों पर ध्यान देने वाले और मेहनती थे। कार्नेगी ने तब रिटायरमेंट लिया जब वे मेरी उम्र के आसपास थे, यानी अपने 30वें दशक के मध्य में। और उसके बाद कभी कभी वे काम करते थे, आप जानते हैं, दिन में 2 घंटे, कभी कभी थोड़ा ज्यादा, लेकिन कभी भी पूरा दिन नहीं, है ना। जैसा कि मैंने कहा, वो पार्ट टाइम काम करने वाले पार्ट टाइम अरबपति थे। लेकिन आप ये मुकाम तभी हासिल करते हैं जब शुरुआत में कड़ी मेहनत करें और बेहतरीन काम करें। इस बारे में एक बेहतरीन उपमा है जिसे लिफ्ट ऑफ स्पीड कहा जाता है। ठीक है, अगर आप किसी यात्री विमान के इंजन आउटपुट को देखें, टेक ऑफ के समय वे इंजन लगभग 100% क्षमता पर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि आपको शून्य से शुरू करके इतनी रफ्तार पकड़नी होती है कि विमान उड़ान भर सके और हवा में बना रह सके, है ना। लेकिन फिर एक बार जब आप क्रूजिंग ऊंचाई और क्रूजिंग स्पीड पे पहुंच जाते हैं तो इंजन अब 100% पे काम नहीं करते हैं ना। वे अपनी कुल क्षमता के 70, 50 या उससे भी कम प्रतिशत तक जा सकते हैं। तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। शुरुआत में आपको 100% मेहनत देनी चाहिए, और फिर जब आप उस क्रूजिंग ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, जब आपने अपना नाम बना लिया है, जब आपने ऐसा शानदार काम किया है जिससे लोग प्रभावित हो जाएं, तब कार्नेगी की तरह आप अपनी मेहनत को थोड़ा कम कर सकते हैं। अब इसका उल्टा सोचिए। सोचिए एक ऐसा विमान जो कभी उस क्रूजिंग स्पीड तक नहीं पहुंचता, जो शुरुआत में कभी पूरी ताकत नहीं लगाता। ऐसी स्थिति में 2 में से एक चीज होने वाली है। या तो वो विमान क्रैश कर जाएगा क्योंकि वो गति नहीं पकड़ पाया जो हवा में बने रहने के लिए जरूरी है, या फिर वो मुश्किल से हवा में रहेगा और लगातार अपने इंजन को जोर लगाना पड़ेगा सिर्फ हवा में बने रहने के लिए। विडंबना यह है कि अगर आप शुरुआत में कड़ी मेहनत नहीं करते तो आपको पूरी उड़ान भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यही बात यहां भी लागू होगी है। अगर आप कभी भी वो अद्भुत, वाकई कठिन मेहनत की शुरुआत में नहीं करते तो आपको अपनी पूरी जिंदगी किसी और के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। जैसे बीच बीच में ही कर के अगर आप कभी भी वो जबरदस्त, बेहद गहन मेहनत का दौर नहीं करते तो आपको अपनी पूरी जिंदगी काफी मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे याद है 7 साल पहले मैं अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहता था, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था। तो 2 हफ्ते तक, शायद 2 से 3 हफ्ते, और बस इतना ही। मैं उठता था, दांत साफ करता था, काम शुरू कर देता था, जल्दी से लंच करता था और फिर तब तक काम करता था जब तक थक कर गिर न जाऊं। 2 हफ्तों तक मैंने बस यही किया, सिर्फ काम किया। ये मेरी पूरी जिंदगी की सबसे कठिन मेहनत थी। अब तक मैंने फिर कभी इतनी मेहनत नहीं की। लेकिन बताओ क्या, मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उड़ान भर ली, है ना। मैंने पॉडकास्ट बनाया, इन्हीं 2 या 3 और वही चीज मेरी जिंदगी बदलने वाली साबित हुई, जिससे मुझे पहचान मिली और जिसने मुझे वो नेटवर्क बनाने दिया जिसने मेरी जिंदगी बनाई। इसी ने मुझे करोड़पति बना दिया। इसी ने मेरे लिए ये सारी शानदार चीजें किया है। तो अगर आप पार्ट टाइम अरबपति बनना चाहते हैं तो ये मुमकिन है, लेकिन आपको शुरुआत में थोड़े समय के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी जिसमें आप कुछ वाकई प्रभावशाली करें। याद रखिए, जैसा कि नवाल ने कहा था, कुछ बड़ा कीजिए और आपका नेटवर्क तुरंत उभर आएगा, या कम से कम उसकी शुरुआत हो जाएगी। कुछ बड़ा कीजिए और लोग आपको ढूंढ लेंगे। तो यही शुरुआत है। अब ये कहने के बाद मुझे लगता है कि लोग तब गलती करते हैं जब वे मान लेते हैं कि उन्हें बस अच्छा काम ही करना है। एंड्रू कार्नेगी ने शानदार काम किया, लेकिन उन्होंने भी क्लासिक नेटवर्किंग की सारी चीजें की। उन्होंने डिनर आयोजित किया, वो पार्टी हुई है, उन्होंने इवेंट्स में हिस्सा लिया,
उन्होंने गोल्फ खेलना सीखा ताकि वे गोल्फ कोर्स पर डील्स कर सकें, जो कि लोग अक्सर करते हैं। उन्होंने नेटवर्किंग की गतिविधियां की। अब ये सब एक झंझट जैसा लग सकता है ना। ये वो चीज है जो बहुत से लोगों को करना पसंद नहीं है। तुम्हें पार्टी में जाना ही होगा, तुम्हें लोगों से हाथ मिलाना ही होगा। नमस्ते, आपसे मिलकर अच्छा लगा, आप क्या करते? ओ, मैं ये करता हूं जी ने। जाहिर है ये हमेशा मजेदार नहीं होता है, और मुझे लगता है कि असल में कार्नेगी के लिए सबसे अहम बात यह थी कि वो हमेशा खुद इसका आनंद लेते थे। उन्होंने हमेशा इसे मजेदार बनाने का तरीका को लिया। उनकी बेटी ने उनके बारे में कहा, उदाहरण है, वो सबसे जीवंत उत्साही व्यक्ति थे जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वो हर दिन गोल्फ खेलते, मछली पकड़ते और तैराकी करते थे। उनमें जीवन के प्रति एक जोश था, है ना? तो ये वो आदमी है जो सिर्फ सही व्यक्ति से मिलने के लिए उदास चेहरा लेकर पार्टियों में नहीं जाता था। और फिर, ओ नहीं, देखो फिर से वही सब शुरू हो गया। नहीं, वो तो अच्छा समय बिता रहे हैं। वो वे चीजें कर रहे हैं जो उन्हें पसंद है। वो बॉल खेल रहे हैं, वो मछली पकड़ रहे हैं, वो तैराकी कर रहे हैं, वो इन गतिविधियों में दूसरों को भी शामिल कर रहे हैं। यही उनका नेटवर्किंग करने का तरीका था। और जब भी वो कोई पार्टी होस्ट करते या किसी कार्यक्रम में जाना होता, तो वो हमेशा तैयार रहते थे, कई शानदार कहानियों और चुटकुलों के साथ। वो चुटकुले सुनाने में माहिर थे और बहुत दिलचस्प आकर्षक कहानियां सुनाने में भी। वो बहुत अच्छे संवाद करता थे। तो ये सब चीजें उनके लिए कोई बोझ नहीं थी। उन्होंने इन्हें आनंददायक बनाना और खुद भी आनंद लेना सीख लिया था, है ना? अगर ये सिर्फ एक नेटवर्किंग इवेंट है तो वो चुटकुलों और कहानियों के साथ तैयार होकर आते हैं ताकि खुद के लिए और सबके लिए अच्छा समय बना सके। हम वहां रहते हुए शानदार बातचीत करेंगे। तो बेहतरीन काम करने के अलावा आपको जानबूझकर अपना नेटवर्क भी बनाना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्लासिक गतिविधियां करें, है ना? इवेंट्स में जाएं, डिनर होस्ट करें, गोल्फ खेलने जाएं, जो भी हो। लेकिन इन्हें ऐसे करें कि आपको मजा आए और कोई तरीका निकालें जिससे ये सब आनंददायक बन जाए। अगर आपको गोल्फ खेलना पसंद है और आप उसे अपनी नेटवर्किंग गतिविधियों का हिस्सा बना सकते हैं तो वही करें। लेकिन इसमें यह भी होगा कि हाँ, आपको ऐसे इवेंट में जाना पड़ेगा जो शायद आपको स्वाभाविक रूप से पसंद ना हो, लेकिन एक बेहतरीन बातचीत करने वाले बनकर उसे भी मजेदार बना सकते हैं। यही कार्नेगी ने किया था। ठीक है, अब तीसरा डंडो। तो सबसे पहले हम अच्छा काम करते हैं, फिर नेटवर्किंग करते हैं, इवेंट्स में शामिल होते हैं, वो सब करते हैं जो एक अच्छे नेटवर्कर बनने के लिए जरूरी है। तीसरा बिंदु है बिल्कुल बेशर्म बनो। ठीक है, बेशर्म। कार्नेगी ने कहा था, जो भी मैं करता हूं मुझे उसे हद से ज्यादा आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और उनका मतलब सच में हद से ज्यादा था। दूसरे शब्दों में कहें तो बहुत ज्यादा, शर्मिंदगी की हद तक। वो सच में इसे बहुत आगे तक ले जाते थे। एक जीवनीकार ने इसे इस तरह कहा था। कार्नेगी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो दूसरों पर पड़ने वाले अपने प्रभाव को लेकर बेशर्मी से अनजान थे। वो लगातार और ज्यादा ध्यान और ज्यादा तारीफ और ज्यादा सराहना पाने की कोशिश में लगे रहते थे अपने अच्छे कामों के लिए। ठीक है, वो बेशर्मी से अनजान थे। मुझे सच में नहीं लगता कि वो अनजान थे। मुझे लगता है कि उस बारे में जीवनीकार गलत है। मुझे लगता है कि उन्हें बस फर्क ही नहीं पड़ता था। मुझे नहीं लगता कि उन्हें फर्क पड़ता था कि ये ज्यादा है या नहीं, क्योंकि जानते हो क्या, कम से कम ज्यादा होना कम होने से बेहतर है। और बात यह है, लोग अक्सर ये बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं कि दूसरों को उनकी कितनी परवाह है। मेरा एक दोस्त है जो मेरी निजी जिंदगी में शायद सबसे अच्छा नेटवर्कर है जिसे मैं जानता हूं। वो इसमें कमाल का है। वो जिस यूनिवर्सिटी में गया था वहां का क्लास प्रेसिडेंट था, और वो यूनिवर्सिटी अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक थी। वो अमेरिका की टॉप वेंचर कैपिटल फर्मों में से एक में काम करने गया और फिर उसने प्राइवेट इक्विटी में स्विच किया, जहां एक बार फिर वो दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स में से एक में पार्टनर है। और वो मुझे कभी कभी मैसेज करता है, और जब मैं कहता हूं कभी कभी, तो मेरा मतलब है साल में कुछ बार। और मैं आपको सच में बता सकता हूं कि वो मुझे कितनी बार मैसेज करता है। वो साल में 4 बार पड़ता है, क्योंकि मैंने एक दिन देखा कि उसने मुझे मैसेज किया और बस इतना कहा, बेन काफी समय हो गया, कैसे हो? मैंने तो अच्छा हूं। और मैंने हमारे टेक्स्ट मैसेज देखे और मुझे एहसास हुआ कि पिछली बार जब उसने मुझे मैसेज किया था तब से ठीक 3 महीने हो गए हैं। और फिर मैंने उससे पहले देखा तो उससे भी 3 महीने पहले उसने मुझे मैसेज किया था, और मुझे समझ आया कि उसके पास एक शेड्यूल है। वो मुझे मैसेज करता, हस्गिमाई मिरवेट, और उसके पास जरूर कोई या तो कोई ऐप है जो ये उसके लिए करता है, या फिर कोई सिस्टम है जो उसने खुद सेट किया है। लेकिन वो मुझे हर तिमाही, हर 3 महीने में मैसेज करता है। और कभी कभी वो बीच में भी मैसेज करता है अगर कुछ खास हो जाए, जैसे अरे मैंने देखा ये हुआ, बढ़िया, सुनो क्या तुम लंच करना चाहोगे, मैं शहर में हूं, जो भी हो। लेकिन बाकी समय वो हमेशा मुझे हर तिमाही, हर 3 महीने पर बिल्कुल समय से मैसेज करता है। अब भी वो मुझे मैसेज करता है।
तो अब मुझे पता है कि उसके पास एक सिस्टम है और इसी वजह से वो मुझसे संपर्क करता है। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे फर्क पड़ता है? क्या मुझे बुरा लगा जब मुझे पता चला कि उसके पास संपर्क में रहने के लिए कोई सिस्टम है? नहीं, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो अच्छा लगता है। वो दोस्त है संगी, तो उसके पास एक सिस्टम है। ठीक है, किसे फर्क पड़ता है? और मुझे लगता है कि लोग नेटवर्किंग को लेकर बहुत शर्म महसूस करता है। अगर मेरे पास कोई सिस्टम है, अगर लोगों को पता चल गया कि मैं नेटवर्किंग करने की कोशिश कर रहा हूं, कि मैं जानबूझकर उनसे संपर्क में रह रहा हूं, तो उन्हें बुरा लगेगा या वे सोचेंगे कि यह बनावटी है या असली नहीं है। नहीं, लोग इस तरह से नहीं सोचते। इसलिए आपको बस बेशर्म होना पड़ेगा। आपको बस ये समझना है कि आप खुद पर जितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, उतनी दूसरे लोग आपके लिए नहीं करते। और बताइएगा, अगर वे करते भी हैं, अगर वे सोचते भी हैं कि अरे ये तो थोड़ा शर्मनाक है, देखो वो सच में बहुत कोशिश कर रहे हैं। किसे फर्क पड़ता है कि आपको इस बात की परवाह है कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आपको इस बात की परवाह है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको सफलता पाने की परवाह है? ठीक है, क्योंकि सफलता पाने के लिए आपको बेशर्म होना पड़ेगा। जैसे कार्नेगी था, मैं जो भी करता हूं हद से ज्यादा करता हूं, मैं बहुत ज्यादा करता हूं। या तो आपको पता नहीं है, या आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप ज्यादा कर रहे हैं, या फिर कम से कम ज्यादा करना कम करने से बेहतर है। मेरा एक और दोस्त है, वो भी मेरी तरह पॉडकास्टर है, और वो सच में एक खास अरबपति का इंटरव्यू लेना चाहता था अपने पॉडकास्ट के लिए। और इस तरह उसने उसका ईमेल हासिल किया और उसने उसे जवाब मिलने से पहले 14 बार ईमेल किया। लेकिन सोचिए क्या हुआ, वो पॉडकास्ट पर आया, उसे बुरा नहीं लगा, क्योंकि यह आदमी बिल्कुल बेझिझक था। वह लगातार कोशिश करता रहा उस अरबपति को अपने पॉडकास्ट पर लाने के लिए। वह एक खेल टीम का मालिक है, ठीक है। और मुझे याद है, उसने मुझे ये ईमेल दिखाए थे, मुझे उनमें से एक याद है। वह पहले ही उस आदमी को लगभग 8 बार ईमेल कर चुका था, और 9वीं बार के लिए उसने ईमेल में लिखा, यह एक बास्केटबॉल टीम है, वह बास्केटबॉल टीम का मालिक है, कल रात शानदार जीत थी, पॉडकास्ट पर आओ। बस इतना ही उसने कहा। और आखिरकार 14वें ईमेल के बाद उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे पॉडकास्ट पर आऊंगा। क्योंकि वह बेझिझक था, वह लगातार कोशिश करने के लिए तैयार था, उसे कोई डर नहीं था। मेरा दोस्त जो पॉडकास्टर है, उसे शर्मिंदगी का कोई डर नहीं है, और इसलिए वह बस संपर्क कर लेता है जब तक वह उसे मुमकिन न कर दे। यह एक गलती है जो मैं बहुत से लोगों को करते हुए देखता हूं। मुझसे हमेशा युवा लोग संपर्क करते हैं जो जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं, या कुछ भी करना चाहते हैं, और मुझे यह करने में खुशी होती है। अक्सर मुझे वह दयालुता आगे बढ़ाना अच्छा लगता है जो मेरे साथ दिखाई गई है। तो मैं युवाओं की मदद करने की कोशिश करता हूं। लेकिन इतने सारे लोग मुझसे संपर्क करते हैं कि अक्सर ऐसा होता है, मैं बस, आप जानते हैं, कोई संदेश देखता हूं और सोचता हूं, ओह, मुझे इस व्यक्ति को जवाब देना चाहिए। वे कोई सवाल पूछते हैं, जैसे कि मैं पॉडकास्टिंग में कैसे शुरू कर सकता हूं, जो भी हो, और मेरा मतलब होता है जवाब देने का, लेकिन मैं बस भूल जाता हूं। मुझे बहुत सारे संदेश मिलते हैं। हालांकि अगर इन बच्चों में से कोई 2, 3, 4 बार फॉलो अप करता है तो मैं हमेशा जवाब देता हूं। ऐसा कोई नहीं है जिसने मुझसे 4 बार संपर्क किया हो और जिसे मैंने कम से कम एक संदेश भेजकर जवाब न दिया हो। हमेशा, है ना? बस यही मैं हूं। मैं दुनिया का सबसे मशहूर इंसान नहीं हूं, लेकिन मूल रूप से हर कोई ऐसा ही होता है ना? अगर आप पर्याप्त बार फॉलो अप करते हैं और आप इसे अच्छे स्वभाव से करते हैं और आपके पास एक आकर्षक प्रस्तुति है, तो आखिरकार वे जवाब देंगे और आप उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने में सक्षम होंगे जिनके साथ आप नेटवर्क करना चाहते हैं। यह बस निर्लज्ज और लगातार बने रहने की बात है। तो यह एक तरीका है, लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है, इसलिए वे इसमें गड़बड़ कर देते हैं, और इसी वजह से वे उन लोगों तक पर्याप्त बार नहीं पहुंच पाते जिनसे वे वास्तव में जुड़ना चाहते हैं। दूसरा तरीका जिससे लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं वह यह है कि वे सही लोगों तक पहुंच तो जाते हैं, लेकिन फिर वे उस रिश्ते के साथ कुछ भी करने से इतने डरते हैं कि उसका कोई नतीजा नहीं निकलता, है ना? मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं। वे अपने क्षेत्र के सबसे अच्छे व्यक्ति से जुड़ते हैं और उनके साथ लंच करते हैं, या उस व्यक्ति से जो उन्हें फंडिंग दे सकता है, या कोई भी जिससे वे लंबे समय से जुड़ना चाहते थे। वे संपर्क बना लेते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, लेकिन फिर वे ये कहने में झिझकते हैं कि अरे चलो लंच करते हैं, या कैसे हो। आप जानते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति मशहूर है, वे व्यस्त हैं, तो आप वह व्यक्ति नहीं बनना चाहते जो उन्हें परेशान करे और कहे अरे कैसे हो। आप जानते हैं, जैसे क्या वे वाकई आपके जवाब देने के लिए समय निकालेंगे? लेकिन अंदाजा लगाओ, क्या लोग दूसरों से जुड़ना चाहते हैं। तो आपको उस झिझक या शर्मिंदगी को महसूस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तो एक बार जब आप संपर्क बना लें तो संपर्क में बने रहें, खुद पहल करें, शर्मिंदगी महसूस न करें, शर्म महसूस न करें, दूसरों को परेशान करने की चिंता न करें। ठीक है,
बिल्कुल बेशर्म बने, खुद आगे बढ़कर कोशिश करें। और वैसे मुझे यह भी कहना चाहिए कि यह बिल्कुल स्वाभाविक और सामान्य है। नेटवर्किंग करते समय शर्मिंदगी या शर्म महसूस करना, यह महसूस करना कि अरे मैं असहज और अजीब महसूस कर रहा हूं, यह सब बिल्कुल सामान्य है। ठीक है, तो जब भी आप नेटवर्किंग कर रहे हो, आपको बस अपने अंदर झांक कर अपने दिमाग में उस भावना को बंद करना होगा, क्योंकि वह भावना मौजूद है। हम सभी के लिए वह मौजूद है ना? मेरे लिए भी वह मौजूद है, आपके लिए भी वह मौजूद रहेगी, और आपको बस उसे बंद कर देना है। आप खुद से कहें, ठीक है, अगले 1 घंटे के लिए मैं नेटवर्किंग कर रहा हूं, मैं शर्म और झिझक को बंद कर रहा हूं, और बस इससे कर रहा हूं। यह ऐसी चीज है जिससे हर किसी को अपने दिमाग में गुजरना पड़ता है, मुझे लगता है, या कम से कम ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, इसी बात पर जब हम ठंडी पहुंच, कोल्ड आउटरीच और बेझिझक होने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको ठंडी ईमेल, ठंडा मैसेज या ठंडी पहुंच का राज बताने जा रहा हूं। ठीक है, और इसे करने का तरीका यह है। पहला नियम, इसे बहुत छोटा रखें। लोग सोचते हैं कि उन्हें हर वजह बतानी चाहिए कि हमें क्यों जुड़ना चाहिए, लेकिन जब आप इतनी लंबी ईमेल भेजते हैं, जब आप इतना ज्यादा बोलते हैं, तो आप असहज लगते हैं, आत्मविश्वासी नहीं। ठीक है, तो आपको इसे बहुत छोटा रखना है और इस खास फॉर्मूले का पालन करना है। यह बहुत आसान है और यही है वह फॉर्मूला। पहला, मुझे आप दिलचस्प क्यों लगते हैं। दूसरा, आपको मैं क्यों दिलचस्प लगूंगा। और तीसरा, मुझे क्या चाहिए। बस इतना ही आसान है, ये 3 बातें। आप एक ईमेल भेज सकते हैं, हाय XYZ, मुझे आप क्यों दिलचस्प लगते हैं, मुझे लगता है आपको मैं क्यों दिलचस्प लगूंगा, और मुझे क्या चाहिए। धन्यवाद, आपका नाम। मैंने यह तरीका कुछ हफ्ते पहले ही इस्तेमाल किया था। एक प्रसिद्ध लेखक है, मैं कैलिफोर्निया में उनके शहर जा रहा था, और मैं उनकी लिखी किताब की बहुत इज्जत करता हूं, और मैं भी एक किताब लिखने के बारे में सोच रहा हूं। इसलिए मैं उनकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या वह इसमें मेरी मदद कर सकते हैं। मुझे यह भी पता है कि उनका एक पॉडकास्ट भी है, और उनका पॉडकास्ट मेरे पॉडकास्ट जितना सफल नहीं है। ठीक है, तो मैंने उन्हें एक ईमेल लिखा, और मैंने लिखा, हे जेफरी, मैं आपके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने हाल ही में आपकी किताब पढ़ी और वह मुझे वाकई बहुत प्रभावशाली लगी। ये पहली बात है। ठीक है, इसीलिए मैं रुचि रखता हूं, आपके काम का प्रशंसक हूं, मुझे आपकी किताब पसंद आई। मेरा नाम बेन विल्सन है और मैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय पॉडकास्ट का होस्ट हूं। इसका नाम है हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड, जिसे हर महीने लाखों लोग सुनते हैं। ठीक है, इसी वजह से शायद आप मुझे दिलचस्प पाएंगे। यह दूसरी बात है। तीसरी बात, मैं 2 हफ्ते में बे एरिया में रहूंगा। क्या मैं आपको लंच पर ले जा सकता हूं। शुभकामनाएं, बेन। यही पूरी ईमेल थी। उसे मेरा कोई अंदाजा नहीं, जैसे मैं अजनबी हूं। उसने मुझे कभी नहीं देखा, मेरा नाम भी नहीं सुना। हमारे कुछ साझा दोस्त हैं। यह एक तरीका हो सकता था, पर मुझे इसका इस्तेमाल जरूरी नहीं लगा, क्योंकि मुझे पता था यह तरीका काम करेगा। ठीक है, फिर से वही ईमेल, हाय जेफरी, मैं आपके काम का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। मैंने हाल ही में इसे पढ़ा और यह मुझे वाकई प्रभावशाली लगा। मेरा नाम बेन विल्सन है और मैं एक लोकप्रिय पॉडकास्ट हाउ टू टेक ओवर द वर्ल्ड का होस्ट हूं, जिसे लाखों लोग सुनते हैं। मैं 2 हफ्ते में बे एरिया में होने वाला हूं। क्या मैं आपको लंच पर ले जा सकता हूं। बेन, यही पूरा ईमेल था। ठीक है, और मैंने यह बिना दोबारा सोचे ही भेज दिया। ईमानदारी से कहूं तो अगर मैंने इस पर और सोचा होता तो शायद इसे थोड़ा और बेहतर बना सकता था, लेकिन मुझे पता था जैसे ये फॉर्मूला है, ये काम करता है। और जैसा कि उम्मीद थी, उसने 24 घंटे के भीतर मुझे जवाब दिया और हां कहा, और हम लंच पर गए। ठीक है, अब आप सोच सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं। मेरे पास बहुत सारे दिलचस्प कारण हैं कि हमें क्यों मिलना चाहिए। क्या मुझे उन सबको सूचीबद्ध नहीं करना चाहिए। क्या वह ज्यादा प्रभावशाली नहीं होगा। नहीं, वह ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। आप थोड़े घबराए हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आप खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमेशा बाद में और भी समझा सकते हैं। बस वह सबसे बड़ा कारण बताएं कि आप उनमें क्यों रुचि रखते हैं। सबसे बड़ा कारण कि उन्हें आप में क्यों रुचि होनी चाहिए और आप क्या चाहते हैं। बस इतना ही। मेरे पॉडकास्ट के लिए मेरा CEO, मेरा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वही व्यक्ति है। वह मेरी सारी विज्ञापन बिक्री करता है। वह साझेदारों से संपर्क करता है। वह मुझे दूसरे पॉडकास्ट्स पर भी ले जाता है। वह पॉडकास्ट के सभी संचालन करता है। वह मेरे संपादक और निर्माता संघ काम करता। मुझे चिंता नहीं, मैं बस अपने पॉडकास्ट बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। मेरा CEO संभावित प्रायोजकों से संपर्क कर रहा था और मैंने उसे संभावित प्रायोजकों की एक सूची दी थी जो हमें चाहिए थे, और उसने कहा, ये लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारी पिच आकर्षक नहीं है। वे पॉडकास्ट के साथ विज्ञापन नहीं करना चाहते। मैंने कहा, अच्छा, मुझे दिखाओ। और मैंने इस ईमेल को देखा। उसमें लिखा था, हम एक टॉप हिस्ट्री पॉडकास्ट हैं।
हमें इतने डाउनलोड्स मिलते हैं, हमारे पास ये डेमोग्राफिक है जो वास्तव में उन लोगों के डेमोग्राफिक से मेल खाता है जिन्हें आप अपने ग्राहक के रूप में चाहते हैं। हम इन्हें सही समय पर पहुंचाते हैं। वे आत्मविकास के बारे में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि वे आपके उत्पाद में रुचि लें। ये सारी वजहें बता रहा है। मैंने कहा ठीक है, उन्हें फिर से ईमेल करो। बस इतना कहो, बस इतना कहो, हमें आपकी कंपनी और आपका उत्पाद बहुत पसंद है। हमने आपकी जैसी कंपनियों के साथ बहुत सफलता पाई है, उदाहरण के लिए X और Y। हम आपसे मिलना और साझेदारी के बारे में और बात करना चाहेंगे। और बस इतना ही कहो, और क्या पता, लोग जवाब देना शुरू कर देते हैं। ऐसी ही एक शानदार कहानी है। स्टीव जॉब्स वह एप्पल में वापस आ रहे हैं और पिछले सीईओ माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स के साथ एक डील करने की कोशिश कर रहे थे। और बिल गेट्स ने इसके बारे में यह कहा, उन्होंने कहा यह क्लासिक था, मैं गिल एमिलियो के साथ यह डील कर रहा था। वो पिछले सीईओ थे और गिल को 6 चीजें चाहिए थीं, जिनमें से ज्यादातर महत्वपूर्ण नहीं थीं। गिल जटिल थे और मैं छुट्टियों के दौरान उन्हें फोन करता था, उन्हें फैक्स करता था। और फिर जब स्टीव आते हैं तो वह डील को देखते हैं और कहते हैं ये 2 चीजें हैं जो मुझे चाहिए, और ये वे चीजें हैं जो आपको हमसे स्पष्ट रूप से चाहिए। और हमने बहुत जल्दी डील पूरी कर ली। ठीक है, ये बिल गेट्स हैं जो स्टीव जॉब्स पर बात कर रहे हैं। यहां वह एक चीज है जो आप चाहते हैं। बस इतना ही, आपको बस इसे सरल बनाना है। ठीक है, तो अगर आप किसी से संपर्क कर रहे हैं, आप उनसे नेटवर्क बनाना चाहते हैं, उस फॉर्मूले को याद रखें। यह है कि आप क्यों दिलचस्प हैं, यह है कि मैं क्यों दिलचस्प हूं, यह है वह एक चीज जो मैं चाहता हूं। और फिर इसमें बिल्कुल भी झिझक ना रखें। वही बने जो पहल करता है, वही बने जो गतिविधियों का सुझाव देता है, वही बने जो जरूरत से ज्यादा बार संपर्क करता है, न कि कम। ठीक है, नंबर 4, कार्नेगी की तरह नेटवर्किंग करने का चौथा तरीका है अपने क्षेत्र के बाहर नेटवर्क बनाना। ठीक है, एंड्रयू कार्नेगी सिर्फ दूसरे व्यापारियों के साथ ही नेटवर्क नहीं बनाते थे। वह कलाकारों, लेखकों, दार्शनिकों, शिक्षाविदों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों के भी अच्छे दोस्त और साझेदार थे। इन सभी अलग अलग तरह के लोगों के साथ भी। और क्यों? खैर, आंशिक रूप से क्योंकि उन्हें यह पसंद था। सही है, उन्हें उनके साथ समय बिताना और उनके विचारों पर चर्चा करना पसंद था और उसमें आनंद आता था। वह बहुत जिज्ञासु व्यक्ति थे, लेकिन इसका उन्हें बहुत बड़ा फायदा भी हुआ क्योंकि उनके पास वह चीज थी जो बाकी सभी चाहते थे। अगर आप कार्नेगी हैं तो आप देखते हैं कि दूसरे करोड़पति हैं और उन्हें और पैसे की जरूरत नहीं है। बेशक वे और पैसा चाहते हैं, लेकिन उन्हें उसकी जरूरत नहीं है। आप उन्हें रिश्वत नहीं दे सकते। उन्हें उपहारों की जरूरत नहीं है, उन्हें शानदार छुट्टियों की जरूरत नहीं है, उन्हें और कारों या गहनों की जरूरत नहीं है। उनके पास ये सारी चीजें पहले से ही हैं। आप एंड्रयू कार्नेगी हैं, आप बाकी शीर्ष उद्यमियों के साथ नेटवर्क बनाना चाहते हैं, है ना? आप स्टील के क्षेत्र में हैं, लेकिन आप तेल, रेलवे और कोयले के क्षेत्र के लोगों को जानना चाहते हैं, और निर्माण और इन सभी अन्य व्यवसायों में भी, है ना? आप उनके साथ व्यापार करना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या दे सकते हैं? उनके पास सब कुछ है ना? वे पहले से ही अमीर हैं। खैर, 1800 और शुरुआती 1900 के दशक में वे दुनिया के सबसे महान दिमागों तक पहुंच चाहते थे। उन्हें यह दिलचस्प लगता था। वे खुद को महत्वपूर्ण और बुद्धिमान महसूस करना चाहते थे, जैसे वे इन महान लेखकों और दार्शनिकों के बराबर बौद्धिक स्तर पर हों। और एंड्रयू कार्नेगी वह व्यक्ति था जो यह सब उपलब्ध करा सकता था। तो उदाहरण के लिए, कार्नेगी ने सैमुअल क्लेमेंस नामक एक व्यक्ति का समर्थन करने में हजारों डॉलर खर्च किए, जिन्हें उनके उपनाम मार्क ट्वेन के नाम से जाना जाता है। मार्क ट्वेन 1800 के दशक के महान अमेरिकी लेखक और हास्यकार थे। उन्होंने टॉम सॉयर और हकलबेरी फिन लिखी और उन्हें दुनिया भर में लाखों लोगों ने पढ़ा। लेकिन साहित्यिक क्षेत्र में उनकी सफलता के बावजूद वे बहुत प्रशंसित, सफल और प्रसिद्ध थे। वे अक्सर आर्थिक परेशानियों में रहते थे। वह इस काम में अच्छा नहीं कर पाए, अपने मामलों और अपनी बिक्री का प्रबंधन करने के व्यवसाय में, ताकि उनके पास पैसे हों। और इसीलिए कार्नेगी हमेशा वहां मौजूद रहते, उन्हें थोड़े पैसे देते और उनकी मदद करते। ठीक है, तो ये आदमी मार्क ट्वेन एंड्रयू कार्नेगी का आर्नी था, और वे दोस्त भी थे। वे उस स्तर पर जुड़े हुए थे, और इसलिए इसी वजह से कार्नेगी उन्हें एक आकर्षण के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है, अगर उन्हें किसी से जुड़ने में परेशानी हो रही थी, तो मान लीजिए किसी से, जैसे कि रॉकफेलर से, जो तेल के व्यवसाय में है। मैं सच में रॉकफेलर से जुड़ना चाहता हूं, लेकिन अभी उसे मुझसे मिलने की जरूरत नहीं है ना? वह दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी है। उस समय रॉकफेलर दूसरे सबसे अमीर आदमी थे। बाद में यह स्थिति बदल गई और रॉकफेलर ने उन्हें पीछे छोड़ दिया और दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। ठीक है,
तो आप रॉकफेलर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनके लिए क्या पेशकश कर सकते हैं? अगर आप कहें, अरे क्या आप मेरे और मार्क ट्वेन के साथ डिनर करना चाहेंगे? ऐसी बात को कौन मना करेगा, है ना? वह मशहूर हैं, वह होशियार हैं, वह चतुर हैं। उस समय हर कोई जानना चाहता था कि मार्क ट्वेन क्या कहते हैं, है ना? उन्होंने यही काम अंग्रेज दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर के साथ भी किया। वे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और कई अन्य महान विचारकों और लेखकों के साथ भी। और मेरे लिए भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पास किसी ने एक बहुत ही लाभकारी विज्ञापन अनुबंध के लिए साइन किया और फिर अनुबंध साइन करने के बाद उन्होंने पूछा, अरे क्या आप मुझे मिस्टर से मिलवा सकते हैं, बीस्ट? क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और उन्हें पता था कि हम दोस्त हैं, है ना? और यह ऐसी चीज है जो हर किसी के पास नहीं होती। वह है उस व्यक्ति को जानना जिसे बाकी सब जानना चाहते हैं। ठीक है? तो जब आप नेटवर्किंग करें तो सिर्फ उन लोगों से नेटवर्किंग न करें जिनकी आपको जरूरत है या भविष्य में जरूरत पड़ेगी या जो आपके क्षेत्र में है। अपने आसपास के दिलचस्प लोगों को खोजें। ऐसे लोगों को खोजें जिन्हें भविष्य में दूसरे लोग जानना चाहेंगे। अपने क्षेत्र के बाहर भी नेटवर्किंग करें। ठीक है? कार्नेगी ने यह काम बहुत अच्छे से किया था और इससे उन्हें अपने क्षेत्र में भी नेटवर्किंग करने में मदद मिली। ठीक है, तो बस दोहराने के लिए आइए वापस वहीं लौटते हैं जहां हम हैं। आपकी संपत्ति आपका नेटवर्क है। एक शानदार नेटवर्क बनाना सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद जरूरी है, खासकर उस तरह के व्यवसाय में जिसमें आप हैं, कोड में। लेकिन किसी भी व्यवसाय में आपका नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप खुद को सफलता के लिए तैयार करना चाहते हैं तो सिर्फ इतना नहीं है कि नेटवर्किंग महत्वपूर्ण है, यह सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप सफलता नहीं पा सकते इसके बिना। ठीक है, तो यही दांव है। तो आप ये कैसे करते हैं? आप एक शानदार नेटवर्क कैसे स्थापित करते हैं? नंबर 1, सबसे पहली चीज, बेहतरीन काम करें जिससे बाकी सब कुछ आसान हो जाए। ठीक है, कुछ ढूंढें, कोई असाधारण प्रोजेक्ट खोजें जिसे आप शुरू कर सकें और दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सही तरह का ध्यान पाएं। यह है नंबर 1। नंबर 2 है वे बुनियादी नेटवर्किंग गतिविधियां करना जो आपको करनी चाहिए। डिनर आयोजित करें, इवेंट्स में जाएं, गोल्फ खेलें, टेनिस खेलें, लोगों को अपने घर बुलाएं, नोट्स लिखें, पत्र लिखें, धन्यवाद पत्र लिखें, है ना? ये बहुत ही बुनियादी नेटवर्किंग गतिविधियां हैं, लेकिन इन्हें ऐसे करें कि आपको सच में मजा आए। संवाद के माहिर बने, चुटकुले और कहानियां सीखें। इन बुनियादी नेटवर्किंग गतिविधियों को करते हुए अच्छा समय बिताएं। तो ये है नंबर 2। नंबर 3 है पूरी तरह से बेशर्म बने। कोई डर या शर्म महसूस ना करें। वह बने जो सबसे पहले संपर्क करता है, बहुत ज्यादा। वह बने जो पहल करता है। वह बने जो हालचाल पूछता है और कहता है, अरे कैसे हो, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? ठीक है, बेशर्म बने। और अंत में चौथा, अपने क्षेत्र के बाहर नेटवर्किंग करें। ठीक है, सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही मत मिलिए। सिर्फ उन लोगों के साथ नेटवर्किंग करने की कोशिश ना करें जिनकी आपको अभी जरूरत है। दिलचस्प लोगों को खोजें और उन्हें मदद करने के तरीके ढूंढें और उनके साथ नेटवर्किंग करें। और अंत में आखिरी बात जो मैं कहूंगा वह यह है कि इसे याद रखें। किसी नए व्यक्ति से संपर्क करने की प्रक्रिया, चाहे वह कोल्ड ईमेल हो, कोल्ड टेक्स्ट हो या कुछ और, इसे याद रखें। उस फॉर्मूले को याद रखें। यह है कि मुझे आप क्यों दिलचस्प लगते हैं, यह है कि आपको मैं क्यों दिलचस्प लगूंगा, यह है जो मैं चाहता हूं। बस इतना ही। इसे संक्षिप्त रखें। यही फॉर्मूला है, यही तरीका है जिससे लोग आपको जवाब देंगे और आपसे मिलना चाहेंगे। ठीक है, मैं इसके लिए बहुत जुनूनी हूं। मुझे उम्मीद है कि मेरा जुनून आप तक पहुंचा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसे लागू कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि यही सब कुछ है जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन यह काफी करीब है। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता जिसने इन कदमों को अपनाया हो, जिसने एक शानदार नेटवर्क बनाया हो और जिसे जबरदस्त आर्थिक और जीवन में सफलता न मिली हो। तो एक बेहतरीन नेटवर्क बनाकर आप एक बेहतरीन व्यवसाय भी बनाएंगे। शुभकामनाएं। मुझे पता है कि आप यह कर सकते हैं। मुझे बताइए कि आपके लिए यह कैसा रहा और क्या यह कदम आपके लिए उपयोगी रहे। तो इसी के साथ अब मैं इसे वापस स्टीव को सौंपता हूं। धन्यवाद कोर्ट देखने के लिए। धन्यवाद। मैं आप सभी की सराहना करता हूं और उम्मीद है कि मैं आपसे फिर जल्दी मिलूंगा। बेन, धन्यवाद। हमेशा की तरह शानदार ट्रेनिंग। आज की आपकी कोड कोचिंग सेशन ने मुझे वाकई बहुत प्रभावित किया, क्योंकि मैंने एंड्रयू कार्नेगी की आत्मकथा और उनकी प्रभावशाली गॉस्पेल ऑफ वेल्थ निबंध पढ़ी है, जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। और आज आपने उन सभी बातों को एक बेहतरीन सेशन में जोड़ दिया, जिसमें एंड्रयू कार्नेगी से सीखी गई कई महत्वपूर्ण बातें उजागर की। तो एक बार फिर धन्यवाद बेन।
मुझे ये कहावत बहुत पसंद है। आपकी नेटवर्क की असली कीमत आपके नेटवर्क की कीमत है। मुझे ये बात कई साल पहले व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई थी और मुझे ये स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि मेरी सफलता का बड़ा हिस्सा मेरे संपर्कों के नेटवर्क को संवारने से आया है। अपने संपर्कों को बनाना, उनसे नियमित रूप से संपर्क में रहना, उनमें रुचि दिखाना, सिर्फ इसे बिजनेस तक सीमित ना रखना, इसे व्यक्तिगत बनाना, उनके बारे में सोचना, उन चीजों के बारे में जो उनके लिए मायने रखती हैं, उनका परिवार, उनके शौक या रुचियां, उनके लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं। संपर्क बनाए, अपना नेटवर्क तैयार करें, लेकिन फिर उस संपर्क को बार बार संवारें और ध्यान दें। कभी भी किसी को इस नजरिए से ना देखें कि क्या ये मेरे बिजनेस और आमदनी में मदद करेंगे। सबसे पहले रिश्ते पर ध्यान दें और उस पर जो उनके लिए मायने रखता है, आपके लिए नहीं। अपने संपर्कों का नेटवर्क बनाएं, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप हमेशा उस नेटवर्क को संवार रहे हैं। लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप कौन हैं या आप उन्हें क्या दे सकते हैं, जब तक कि वे ये ना जान लें कि आपको उनकी परवाह है। इसे याद रखें, लोगों को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप कितना जानते हैं, जब तक कि वे ये ना जान लें कि आपको उनकी कितनी परवाह है। इसके अलावा बेन ने यह भी बताया कि एक जेट के इंजन को विमान को रनवे से उड़ाने के लिए 100% ऊर्जा और प्रयास की जरूरत होती है। सारा प्रयास शुरुआत में ही जरूरी होता है ताकि विमान क्रूज ऊंचाई तक पहुंच सके। उसके बाद इंजन की ताकत कम की जा सकती है और विमान क्रूज मोड में जा सकता है। इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। यही तो हम सबके साथ नए साल की शुरुआत में होता है। अपने कोड बिजनेस को अपने विमान की तरह सोचें और अब ये नए साल के रनवे के छोर पर खड़ा है। इस बात के लिए मत ललचाइए कि अपने कोड विमान को सिर्फ 50% या उससे कम ताकत के साथ शुरू करें। आप कभी भी अपने कोड विमान को उड़ान नहीं भरवा पाएंगे। क्यों ना अभी यहीं खुद से एक वादा कर लें, उस इंजन थ्रॉटल को पूरी ताकत से दबाएं और अगले 90 दिनों तक 100% पावर के साथ आगे बढ़ें, ताकि आप 2026 में अपने कोड बिजनेस को सच में लॉन्च कर सकें। और अगर आप पूरी ताकत और पूरी मेहनत के साथ ऐसा करते हैं, तो आपका बिजनेस और आमदनी सिर्फ उड़ान ही नहीं भरेगी, बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब आप अपने बिजनेस को क्रूज ऊंचाई पर ले जाकर उसी शानदार सफलता और इनामों का आनंद ले पाएंगे। इस नए साल की शुरुआत में अपने कोड और एक्सटेरा बिजनेस को अब 100% ऊर्जा और मेहनत के साथ लॉन्च करें, ताकि ये सच में उड़ान भर सके। अब अगर आपको बेन की बातें पसंद आई और आप उन्हें फिर से सुनना चाहते हैं, साथ ही आप बेन और हमारे सभी वर्ल्ड क्लास ट्रेडर्स की पिछली कोचिंग सेशंस भी सुनना चाहते हैं और अपनी टीम के उन अन्य कोर सदस्यों को भी ये मौका देना चाहते हैं जो हाल ही में जुड़ रहे हैं कि वे हमारे सभी पिछले लाइव कोड इवेंट्स को वापस जाकर सुन सकें, तो ये सब अब हमारे नए कोड एकेडमी में उपलब्ध होंगे। और रोमांचक खबर यह है कि कोड एकेडमी अगले कुछ हफ्तों में लाइव होने जा रही है। आपको ये बहुत पसंद आएगा और बहुत जल्द आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये आप सभी के लिए कब लाइव हो रहा है। फिलहाल मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमारे कोर्स सदस्यों के लिए इस लाइव इवेंट ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। एक बार फिर हमारे खास मेहमान को ट्रेनर बेन विल्सन का भी धन्यवाद। और अंत में आप सभी के लिए एक तारीख है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए। हमारी अगली लाइव एक्सटेरा एजुकेटर कॉल रविवार 25 जनवरी को है। वही समय शाम 4 बजे यूके समय अनुसार। लिंक हमेशा आपके बैक ऑफिस एक्सटेरा या कोड डैशबोर्ड में उपलब्ध रहता है। फिलहाल माइकल और मेरी तरफ से 2026 की शानदार शुरुआत की शुभकामनाएं और हम आप सभी से बहुत जल्द फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए अलविदा।